नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ये क्लास 10 का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बोला जाता है। पता नहीं डिफिकल्ट क्यों बोलते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर हाँ शायद इसीलिए क्योंकि इसमें वो चीज़ को प्रूफ करना होता है जो बच्चों को दिख नहीं रहा होता सामने। क्या आखिर उसमें क्या होता है ना कि एक स्टेप्स के बाद दूसरा स्टेप आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा। बेसिकली होता क्या है कि हमारा दिमाग तो अलजेब्रा को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। अगर आप लॉग वगैरह कभी पढ़े होंगे, हालांकि सीबीएसई में लॉग तो पढ़ना ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है अपोजिट वे में लिखना होता है। आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि लॉग अगर आप पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में जो चीज़ जैसे लिखा जाता है उसको ठीक अपोजिट तरीके से लॉग में लिखना होता है। तो हमारा दिमाग चीज़ों को इतना जल्दी समझ नहीं पाता। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको सामने में। अगर हम आपसे पूछे कि डी के बाद क्या आएगा तो फटाक से बोलेंगे ई, मगर अगर हम आपसे बोल दें कि जे से पहले क्या आएगा तो आप बचपन से चाहे जितना भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीखे हो चीज़ों को, जे से पहले, क्यू से पहले, आर से पहले का नंबर बोल दें, आर से 3 नंबर पहले कौन सा आएगा, तो आप एक बार में लटपटा जाएंगे और शायद यकीन जानिए तो आप बता भी नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी काम होगा। ट्रायंगल्स पढ़ने में दिक्कत समझने को लेकर के नहीं है, दिक्कत इसमें प्रूफ को लेकर के करने में कि आखिर ये प्रूफ होगा कैसे। तो छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के बात को समझते हैं। हम लोगों को इस समझने के लिए हम लोगों का मेरा जो पहला टारगेट होता है वो ये होता है कि आप पहले इस चैप्टर का नाम जो है उस ट्रायंगल्स जो है बेसिकली है क्या कि एक तरह के प्रोपोर्शनल्स पे बेस्ड चैप्टर है। तो ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ रेशियो के बारे में बताएंगे, रेशियो के बारे में बेसिक बात करेंगे, मगर वो साइड के रेशियो के बारे में बात होगा। अगर आप इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो अब मेरे बातों को यकीन जानिए कि आपको ट्रायंगल्स के बारे में हर एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये इतना आसान चैप्टर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थेल्स थ्योरम को समझते हैं। हालांकि आप ये बात याद रखिए कि एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, आजकल के एग्जाम्स में ये आता भी नहीं है, ये सिलेबस का भी शायद पार्ट नहीं है कि आपसे वो थेल्स थ्योरम पूछ दिया जाए। पहले तो हर एक एग्जाम में ये थेल्स थ्योरम आता ही आता था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि थेल्स थ्योरम को पहले समझते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों के पास एक बुनियादी समझ डेवलप हो जाएगा कि आखिर थेल्स थ्योरम बोलता क्या है, काम कैसे करता है, प्रोपोर्शंस के बारे में बात कैसे करेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में। उसके बाद जब हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी की तरफ समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। अगर आप दो चीज़ समझ लेंगे कि ट्रायंगल्स में सिमिलर कैसे होगा और प्रोपोर्शनल पे कैसे काम करेंगे, तो फिर तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी उंगली पर नाचना शुरू कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं, इससे पहले थेल्स थ्योरम भी शुरू करें, कुछ 9th क्लास की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। क्या है 9th क्लास की चीज़ रिवाइज करने में? पहले तो बहुत छोटा सा बात यह है कि हम लोगों को किसी भी ट्रायंगल का एरिया जब फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जनरली राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में ही हम लोग अगर बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कब तक अपने जीवन को गुजारेंगे, तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा अलग करने का कोशिश करें। हालांकि आपको ट्रायंगल्स की तरह में कर्व टाइप का दिख रहा होगा, तो आप इसको मान लीजिएगा कि ये एक क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है एक एंगल जिसका 90 डिग्री से बड़ा हो, केवल एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। हर एक एंगल 90 से बड़ा अगर होगा तो वो क्या होगा, ट्रायंगल्स फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ऐसे इसलिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना का होता है, 90 का। खैर अब हम लोग बात करते हैं, मेरे पास ये ट्रायंगल लिखा हुआ, तो ये ए बी और सी 3 पॉइंट आपके पास में दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। अगर हम इसको एरिया फाइंड करने चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस पे से सी वाले पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग कि इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करके इस पर एक परपेंडिकुलर यूं ड्रॉ कर लेते हैं। आप ये मान लीजिएगा कि ये जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है। यानी कि सी से डी परपेंडिकुलर आ गया किस पे, ए बी पे, या फिर बी डी पे परपेंडिकुलर आ गया। अगर इसका एरिया पूछा जाएगा आपसे तो क्या लिखेंगे, हाफ, और बेस की जगह पे क्या आएगा, ए बी, और हाइट की जगह पे क्या आएगा, सी डी। ठीक है, ये था पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को सीखना था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। दूसरा, अगर मेरे पास, वैसे तो ट्रेपीजियम के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में ट्रेपीजियम लिखा हुआ है। ट्रेपीजियम में ये बात समझिए कि मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अगर इस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स को ज्वाइन कर दें, किसको ज्वाइन करेंगे, डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, तो क्या आएगा, मेरे पास 2 ट्रायंगल दिखाई देगा। पहला ए बी सी, तो लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। क्या मतलब है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। इसका क्या मतलब निकलता है, अगर हम बहुत साधारण से तरीके से बात करें, इसका साधारण तरीके से ही मतलब निकलेगा कि ये जो एरिया आएगा वो इस एरिया के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे तो 2 ट्रेपेजियम है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा।
दो पैरेलल लाइन के बीच का हर एक जगह से डिस्टेंस क्या आता है, आपस में इक्वल ही आता है। जैसे कि आप अपने घर की ऊंचाई से, मतलब आपके घर का जो रूफ होगा, जो सीलिंग होगा, अंदर वाले पोर्शन को सीलिंग से अगर आप किसी चीज़ को ड्रॉप कीजिएगा, किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से ड्रॉप कीजिएगा, तो दोनों का हाइट क्या दिखाई देगा, सेम दिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि छत और मेरा जो ज़मीन है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, इसीलिए ये दोनों क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंस का आएगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि सी से क्या किए, ये नाम रख देते हैं एफ और ये नाम रख देते हैं ई। अगर हम सी से एफ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और डी से ई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, किस पे, ए बी पे, तो इसका मतलब होगा कि डी से ई और सी से एफ क्या आएगा, इक्वल आएगा। इस कंडीशंस में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, हाफ, बेस की जगह पे ए बी और हाइट की जगह पे क्या लिख देंगे, सी एफ। ठीक है, ये हम तो होता है, ये तो कंक्लूजन है, आपको ये करना है। दूसरी तरफ अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी के बारे में बात करें, ए बी डी के बारे में, तो हाफ होगा, बेस की जगह पे क्या आएगा, ए बी, और हाइट की जगह पे आप सी एफ लिखिए या फिर डी ई लिखिए, दोनों के कंडीशन में क्या आ गया, इक्वल ही आएगा। तो ये दोनों आपके पास में क्या बन के रेडी हो गया, इक्वल आ गया। कहने का ये मत इस, और उसके बाद हम लोग क्या किस कंक्लूजन पे पहुँचे इन दोनों के बाद, इसके बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर आपका एरिया फाइंड करना हो, कब, जब दो पैरेलल लाइन आपके पास गिवन हो, तो उस कंडीशंस में उसका एरिया हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्या निकला कि एरिया बिटवीन द टू पैरेलल लाइन विथ सेम बेस, बेस क्या है, दोनों में सेम आएगा। अगर हम DC को बेस बोल दें और ट्राइंगल निकाले ACD इज इक्वल टू DCB, तो भी ये सेम ही आएगा, क्योंकि हाइट दोनों कंडीशन सेम ही हो रहा है। तो ये था हमारे पास में वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके भरोसे पे हम लोगों को BPT थ्योरम को समझना है, ना केवल समझना है बल्कि थियल्स थ्योरम में इसके BPT थ्योरम को ही थियल्स थ्योरम बोलते हैं। तो कुछ भी अगर कुछ भी बोलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि ये अब एग्ज़ाम्स में नहीं आता, वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन अब एग्ज़ाम से पूछा भी नहीं आता, कम से कम प्रूफ करने तो नहीं ही आता। हाँ, इसके अलावा उस पर बेस्ड तो पूरा का पूरा ट्राइंगल से चैप्टर है। तो हम लोग अब इस पर क्या करते हैं, पहले BPT थ्योरम को समझते हैं अच्छे से। तो BPT थ्योरम को समझने का एक आसान तरीका तो ये है कि पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास में A, ये आ गया B, ये आ गया C। इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये याद रखिएगा कि मेरे पास में ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है, जहाँ पे DE इज़ पैरेलल टू BC, ये गिवन है। आपके पास क्या क्या गिवन है, एक ट्राइंगल लिखा हुआ है ABC, BC इज़ पैरेलल टू DE है। अगर आप थोड़ा सा और कुछ भूल रहे हैं, 9th क्लास में भी ऐसा कुछ पढ़े होंगे, तो उसके बारे में भी एक बार याद करवा देते हैं। क्या पढ़े होइएगा आप कि आपके पास ट्राइंगल A है, B है, C है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC का। अब आपको ये बोला गया होगा कि आपके पास में AB का मिड पॉइंट सपोज कीजिए D है और AC का मिड पॉइंट सपोज कर लीजिए E है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। हम लोग ये भी सीखे थे 9th क्लास में कि DE इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यहाँ तक तो हम लोग 9th क्लास में सीखे थे, मगर यहाँ पे क्या है कि ये मिड पॉइंट दिया हुआ नहीं है आपका। यहाँ पे मिड पॉइंट क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है। ये याद रखिएगा, सिमिलर प्रूफ करना है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल तो हम लोग ये समझते हैं कि इसमें ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन करते हैं। क्या किए, कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दिए। किसको ज्वाइन किए, B से E को और C से D को। तो जिस बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट रहे वही इस वीडियो को देखें यहाँ पे, और नहीं तो इसका 10 मिनट वो 12 मिनट आगे कर लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा आपको। और फिर क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को यूज नहीं कर दिए। तो D से ये क्या आ गया आपके पास में M, और ये पॉइंट को बोल देते हैं N, जहाँ पे ये भी क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब जब आपके पास में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है तो आपको को करना क्या है, बहुत साधारण सा बात यहाँ पे ये है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे ही लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या लिखेंगे, हाफ, बेस की जगह पे क्या आएगा आपका, AD आ जाएगा। क्यों ऐसा इसीलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप ऊपर से नीचे ही ड्रॉ करेंगे। जिस जगह पे आप ऐसा ड्रॉ नहीं करते हैं और सपोज कर लीजिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास में बेस कौन बन गया, यही बनेगा। क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो यहाँ पे ये मेरे पास बेस बन जाएगा और यह क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पे है, AD क्या बन जाएगा आपके पास में, बेस बन जाएगा, और E से N क्या बन जाएगा आपके पास में, हाइट बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये निकल गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। दूसरा हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को चाहिए DBE। इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में अगर बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के बारे में अगर बात करें तो हाफ ही होगा। बेस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्यों ऐसा,
क्योंकि अभी अभी हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये पढ़े थे कि यहाँ से किनारे से क्या किया, काटना शुरू किया ऐसे करके। तो मेरे पास में बेसिकली बेस तो यही रह गया और मेरे पास हाइट ये बन के आ गया। तो हाफ मेरे पास क्या आएगा, डी बी बेस, और हाइट क्या हो जाएगा, ई एन। ठीक है, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में बोल दें और इसको सेकेंड इक्वेशन में बोल दें और दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहे, बस दोनों को यहाँ पे डिवाइड करते रहें। तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और ई एन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू, आपके पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, ए डी अपॉन में डी बी। ये आ गया फर्स्ट कंक्लूजन आपके पास में। मेरे ख्याल से ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम लोग करेंगे तो यहाँ तक का कंक्लूजन वाले पार्ट तक यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट ये बहुत आसान सा चीज़ है। क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, ए डी ई के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ, बेस की जगह पे क्या आएगा, अब हम लोग इस तरफ का बेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास में आप इधर से निकालिए उधर से निकालिए, एरिया हर बार में क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, क्योंकि ये मेरे पास बेस हो गया और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी एम का हाइट। तो बेस की जगह पे क्या लिखेंगे, ए ई, और हाइट की जगह पे क्या लिखेंगे, डी एम अपॉन, मतलब अपॉन तो नहीं करते, अब हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को क्या फाइंड किए थे पिछले बारे में हम लोग, डी बी ई, इस बार हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ई सी डी। बेसिकली हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, डी ई सी। तो क्या लिखेंगे, हाफ, बेस की जगह पे क्या हो जाएगा, ये सेम कहानी चल रहा है जो पिछली बार समझे थे, यानी कि सॉरी ई सी का, ई सी, और हाइट की जगह पे क्या आएगा आपका, डी एम। अब यहाँ भी दो इक्वेशन बन के रेडी हो गया, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, डीएम से डीएम कैंसिल होगा। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या निकला, ए ई अपॉन में ई सी। इन दो रिजल्ट को आप चाहें तो कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत से बच्चे तो उसको देखने के साथ ही बोलता बस हो गया प्रूफ, अब करना ही क्या है। और मुझे ये पता नहीं था कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पहले तो मुझे ये ठीक करने दीजिए, सॉरी, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा वरना। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोगों को पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। एक बार फिर से बोल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी फाइंड करना, कुछ मेहनत करना नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी फाइंड कर लीजिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी फाइंड करने के साथ ही आपका आसानी से बन जाएगा। तो कॉन्स्टेंट रहा नहीं रहा कैमरा, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। तो मेरे पास में दो चीज़ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने जो कंक्लूजन है ना, बस उस कंक्लूजन को यहाँ से हटा दे रहे हैं, कंक्लूजन रहने देते हैं, बाद बाकी चीज़ों को हटा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे समझिए कि आपके पास में दो कंक्लूजन आ गया। मेरे पास में इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, या ऐसे करते हैं, इन ट्रायंगल लिखने से अच्छा एरिया लिख देते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में तो अब आ नहीं रहा, तो अपना कुछ प्रूफ करके नहीं कर रहे, बस समझा दे रहे हैं आपको। क्या लिखेंगे, डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। बेसिकली ई सी डी का ही ये एरिया निकला हुआ, तो लिख देते हैं ई सी डी। ट्रायंगल यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, आप चाहें तो चेंज करें, बात तो इसी डी ई सी के बारे में ही बात हो रहा है। तो ये दोनों का ट्रायंगल का एरिया इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि 9th क्लास का थ्योरम अभी भी हम लोग रिवाइज किए, उसमें हम लोग क्या रिवाइज किए, एरिया बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन विथ सेम बेस। देखिए दोनों के बेस में क्या, डी ई मेरे पास में सेम बेस दिख रहा है, तो जब डी ई सेम बेस दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का एरिया है, तो ये क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल लिख लीजिएगा यहाँ पे, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जैसे ही आप लेंगे, ये क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी 1 डी बी ई इज इक्वल टू 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। ये आपके पास में निकल के कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल का लेने का मतलब होता है दोनों तरफ आप इन्वर्स कर लीजिएगा, ये रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, ऐसा आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ ए डी ई ट्रायंगल से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे, बल्कि यहीं पे लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ट्रायंगल ए बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, तो अब मेरे पास में क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। अगर आप इसके फर्स्ट कंक्लूजन को देखिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, डी बी
इज इक्वल टू ADE और ECD बोल दीजिए या DEC बोल दीजिए, उसका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है AE अपॉन में EC का। और यही आपको हेंस प्रूव करना था, यही आपको प्रूफ करके लेकर के भी आना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार रिवीजन से पहले तुम कैमरा चेक कर लेते, वरना बार बार मैं कैमरा जो है वो धोखा देता कभी कभी हम लोगों को। यहाँ पे क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अपॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD करना था, और उसके बाद जब ये कंक्लूजन पे आ जाएगा तो फिर हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही हम लोगों को यहाँ पे समझना था, इतना ही का काम भी है, इसी को हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें इस वाले से तो एक और कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं। क्या पहुँच सकते हैं, AB अपॉन में DB, ये तो पहला कंक्लूजन था ना। अब हम लोग बात करते हैं AB अपॉन में DB इज इक्वल टू AC अपॉन में DB EC। अब इसके रेशियो के बारे में अगर बात करें तो इस वाले को समझिए पहले। क्या हम लोग AB अपॉन DB लिख सकते हैं, ये अपॉन ये रेशियो के बारे में बात चल रहा है, तो ये अपॉन ये करेंगे तो क्या मेरे पास सेम कंक्लूजन निकल के आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग एक और कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है आपका दो कंक्लूजन हम लोग पहुँच चुके हैं। पहला तो ये आ गया, दूसरा आपका या पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया। दो कंक्लूजन तो बहुत आसान था। इससे एक और कंक्लूजन के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग एक और कंक्लूजन की तरफ पहुँच सकते हैं। वो क्या है, वो आ गया आपका, ऐसे समझ लीजिए कि AB अपॉन में AD, AB अपॉन में AD, यहाँ पे लिख दें AB अपॉन में AD इज़ इक्वल टू AB अपॉन में AD इज़ इक्वल टू AC अपॉन में AE। ठीक, ये तीन कंक्लूजन आपके पास में निकल के आ गया। क्या क्या निकला, पहला जो हम लोग प्रूफ करके लेकर के आए वो हम लोगों के लिए सफिशिएंट था। पहला जो कंक्लूजन था वो निकला आपका AD अपॉन में DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन में EC, जो आपको इस जगह पे दिख रहा है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है इस जगह पे, AB अपॉन में DB इज़ इक्वल टू AC अपॉन में EC। और तीसरा कंक्लूजन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, AB अपॉन में AD इज़ इक्वल टू AC अपॉन में AE। और आपको A ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा कैमरा के एंगल को थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा, तो खैर ऊपर में A होगा, इतना चीज़ आपको दिख रहा होगा। खैर अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे की तरफ अगर बात करें तो अगर आप हर एक को इन्वर्स कर लेंगे, मतलब हर एक का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक क्या लिख के बता दे रहे हैं, DB अपॉन में AD इज़ इक्वल टू AE अपॉन में EC अपॉन में AE। ये आपके पास में एक और कंक्लूजन रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पास में ये कंक्लूजन रेडी होगा वैसे ही क्या होगा, आपके पास में काम आपका आसान हो जाएगा। DB अपॉन, क्योंकि रेसिप्रोकल ही लेना है ना हम लोगों को, बेसिकली हम लोगों को क्या किए, इसका रेसिप्रोकल कर दिए और इसका रेसिप्रोकल ले लिए। सेम कहानी, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कुल 6 कंक्लूजन हमारे पास में निकल के सामने आ जाएगा। अब इसी 6 कंक्लूजन्स के बेसिस पे पूरा का पूरा सिमिलर ट्रायंगल घूमते रहता है। इसी 6 कंक्लूजन्स के बेसिस पे आपका सिमिलर ट्रायंगल चलेगा। कैसे काम करेंगे, जहाँ कहीं भी हम लोग, अब देखिए ये रिलेट कैसे करेगा चीज़ों को। अगर आपसे मान लीजिए ये बोल दिया गया कि सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर जब भी प्रूफ करेंगे हम लोग ये समझ में आ गया बेसिकली मेरे पास जो कंक्लूजन निकल कर के आ रहा था वो कंक्लूजन यहाँ पे लिख भी देते हैं। मेरे पास पहले कंक्लूजन से ही बात को समझते हैं, AD अपॉन में DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन में EC। मेरे पास में ये क्या था, ये कंक्लूजन निकल के आया, AD अपॉन में DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब ये कंक्लूजन है क्या ये रेशियो के फॉर्म में है, बिल्कुल है, ये रेशियो के ही फॉर्म में आपके पास में दिया हुआ होगा। तो जब कभी भी ये आपके पास में रेशियो के फॉर्म में दिया होगा आपके लिए मैथ बनाना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे आने वाले टाइम में। आप यहाँ उसको यहीं पे समझ लेंगे मगर फिर भी आने वाले टाइम पे बात करने वाले हम लोग इसमें बात करेंगे कि एंगल 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 सिमिलरिटी के बारे में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AA सिमिलरिटी। ठीक है, दूसरा हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, साइड एंगल साइड। अब ये साइड एंगल साइड का ये मतलब नहीं है कि 2 ट्रायंगल आपके पास में बनाया हुआ होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसका मतलब होगा साइड का रेशियो। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है और ये R है, तो आप कैसे लिखेंगे, AB
अपॉन में पी क्यू इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तो बेसिकली ये है क्या, ये रेशियो ही इक्वल आ रहा है यहाँ पे। साइड का रेशियो जब तक इक्वल नहीं आएगा तब तक हम लोग सिमिलरिटी को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग जब जब हम लोग एंगल में तो सारा एंगल ही इक्वल हो जाता है, वो तो छोड़ दीजिए। देखिए ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है ना कि दो एंगल को प्रूफ कर दिए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, क्योंकि थर्ड एंगल जो निकलेगा वो तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही निकलेगा। शायद आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसको एक बार लिख के बताते हैं, कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप इसी जगह पे समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर क्या बात करना है, मेरे पास में ये एक ट्रायंगल बन गया, ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी। एक छोटा ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह का, ये बन गया पी, ये क्यू और ये आर। सपोज कर लीजिए 30 का है, ये 70 का है, यहाँ पे ये 30 का है और ये 70 का है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि ये जैसा दिख रहा है वैसा ये भी दिखेगा। अब आप ये सोच के रखिए, देखिए 70 + 30 100, तो ये कितने का आएगा, 80 का ही आएगा। तो आपके पास ये स्मार्ट तरीका नहीं है कि इसको ए सिमिलरिटी से आप प्रूफ कर लेंगे। दो एंगल आपस में ही जब इक्वल होगा तो तीसरा एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए ए सिमिलरिटी बोलने का बहुत ज़्यादा लॉजिक समझ में नहीं आता। आप अगर ए सिमिलरिटी भी बोलिएगा तो भी आपका काम बन जाएगा। इससे दो फ़ायदा होगा, एक तो आपका एग्जाम्स में टाइम बचेगा और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। ये एक चीज़ था। तो यहाँ पे हम लोग एंगल के रेशियो के बारे में ही हमेशा बात करेंगे। इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, जो रेशियो आया था ना उस रेशियो के बारे में यहाँ पे भी बात होगा। क्या बात होगा, पहला तो AB अपॉन में PQ इज़ इक्वल टू BC अपॉन में QR इज़ इक्वल टू AC अपॉन में PR। क्या निकला, हम लोग 9th क्लास में जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, AB इज़ इक्वल टू PQ बाई CPCT, BC इज़ इक्वल टू QR बाई CPCT, या AC इज़ इक्वल टू PR बाई CPCT 9th क्लास में। 10th क्लास में ये रेशियो के फॉर्म में आ गया। देखिए AB यहाँ से लिखे तो PQ यहाँ से उठा लिए, BC यहाँ से लिए तो QR यहाँ से उठा लिए रेशियो के फॉर्म में। AC का लास्ट टू टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं तो मेरे पास में PR का लास्ट टू टर्म यहाँ पे लिख दिए। ये चीज़ आपका यहाँ पे काम आएगा ही, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपका आने वाले टाइम में ग्रेजुएशन जब आप कर लेंगे, जब आप BBA MBA जब करते हैं ना, तब भी आपके लिए ये चीज़ काम आता है। और उस वक्त अगर हम बच्चों से पूछ देते हैं या पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये याद ही नहीं होता कि, क्योंकि 10th क्लास में तो उतना सीरियस कोई होता ही नहीं पढ़ने में, बस नंबर आ जाए, अच्छा कर जाए। गार्जियन का भी मन रहता है और बच्चों का भी ये मन रहता है कि बस जितना पढ़ाई से करनी काट सके, भाग सके। और गार्जियन में और बच्चों में इसी बात का धुन चलते रहता है। गार्जियन का मानना होता है कि वो जितना अच्छा नंबर लेकर के आ जाए, बच्चा चाहता है कि जितना हम जो सो बिना कम मेहनत के जितना अच्छा नंबर आ जाए उतना मेरे लिए अच्छा है। मगर अगर आप इस 10th क्लास को अच्छे से ज़िंदगी जी लेते हैं ना, मतलब याद रख पाते हैं चीज़, क्योंकि खुद आपका मेहनत से अगर आप सीखेंगे तो ये आने वाले टाइम में भी आपको लिए क्या रहेगा, इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सोच के देखिए ना कि BBA MBA वगैरह जो करने वाला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आजकल तो ग्रेजुएशन का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो गया अच्छे कॉलेजों के लिए। तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ आपका काम आएगा। पूरा का पूरा 9th, पूरा का पूरा 10th काम आता है, 11th 12th का फॉर्मूला काम आता है पूरा का पूरा। तो 4 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे ये एक बात तो हम लोग इसके बारे में कर लिए। दूसरा, अगर मेरे पास में एंगल ना दे करके, अगर मेरे पास में मान लीजिए कि ये दो एंगल के बारे में ही बात चल रहा है ना, 80 दिया हुआ ना 30 दिया हुआ, ठीक, तो भी मेरे पास में ये बोल रहा है कि ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल है और ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल है। तो भी मेरे पास में जो कंक्लूजन निकल के आएगा उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो मेरे पास ए सिमिलरिटी था, उस कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी के बारे में। ठीक है, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड का मतलब ये वो साइड इस साइड के इक्वल में समझ लीजिएगा। सिंबल भले वैसे लगाया गया है तो आप इसको इक्वल समझने की गलती मत कीजिएगा भूल के भी। ये इक्वल वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे रेशियो इक्वल होगा, यानी कि AC और PQ का जो रेशियो निकलेगा, AC और PR का जो रेशियो निकलेगा, PR का जो रेशियो निकलेगा वो आपके पास में क्या निकलेगा, वो आपके पास में सपोज कर लीजिए आ गया 1/2। और BC अपॉन QR का जो रेशियो आएगा, इसको हटा दीजिए, इसको बैठा दीजिए, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ये रेशियो इक्वल आता है और ये एंगल साथ साथ में क्या लिखा हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, उस कंडीशन में बोलेंगे कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से साइड के साथ में भी है, हम लोग क्या बोलते हैं, साइड सिमिलरिटी।
साइड साइड सिमिलरिटी के बारे में जब कभी भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कब इक्वल आएगा, जब ये सारा का सारा इक्वल दिया होगा। इसमें लिख देते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है। अगर आपके पास में ये तीनों का तीनों साइड अगर आपके पास में इक्वल दिया हुआ है, साइड का रेशियो अगर इक्वल दिया हुआ है, मान लीजिए 1/2, इसका कुछ वैल्यू है, इसका कुछ वैल्यू है, इसका कुछ, इसका सबका वैल्यू निकालें, आपको 1/2 1/2 1/2 आया। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 6 है, तो सारे का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 1/2 1/2 ही आएगा। तो हर कंडीशन में क्या दिखाई दिया, साइड का रेशियो इक्वल दिखाई दिया। तो जिस कंडीशंस में साइड का रेशियो आपको इक्वल दिखाई देगा, आप उस कंडीशंस में आंख बंद करके बोलेंगे कि साइड 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 सिमिलरिटी के रूल को फॉलो कर रहा है, इसी की वजह से ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। बस इस पूरे के पूरे ट्रायंगल्स में हम लोगों को यही दो चीज़ों के बारे में पढ़ना था। पहला तो रेशियो को समझना अच्छे से, दूसरा बीबीटी थ्योरम के को समझना। हालांकि आगे जाकर के हम लोग एरिया के बारे में भी बात करेंगे, मगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो इसका एरिया भी क्या आएगा, एरिया का स्क्वायर जो होगा वो भी मतलब अगर हम एरिया के बारे में बात कर लें, आप इसको ऐसा समझिए कि अगर हमको एरिया के बारे में बात करने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसा समझ लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर लगाते चले जाएंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे, ये हटा दीजिए, ठीक है। साइड का स्क्वायर का जो रेशियो आएगा, स्क्वायर करने के बाद जो रेशियो आएगा वो सबका क्या आएगा, इक्वल आएगा। और एक मेरे पास में बचपन से पढ़ने वाला फार्मूला वो है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हो सकता है अगर आप स्कूल में प्रैक्टिकल थोड़ा सा ढंग से अगर कोई करवा दे तो उसका प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और थ्योरी में तो है ही, थ्योरम तो नहीं पूछा जाता है आजकल। तो देखिए 3-4 साल का तो ट्रेंड ये नहीं है, पहले ये चल रहा था, मगर इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा आपका ट्रायंगल चलेगा। ये इतना ही आसान सा चैप्टर है जिसमें आपको 3 चीज़ों को समझना है। पहला, हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में समझना है कि साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। दूसरा, अगर साइड का रेशियो अगर इक्वल आता है उस कंडीशंस में क्या हम लोग बात कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल किस तरह से सिमिलर होगा। दूसरा, अगर मेरे पास में एंगल 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 सिमिलरिटी चलेगा, इसको बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे तो ए सिमिलरिटी बोलेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं बोलने वाले। साइड एंगल साइड का मतलब हो गया साइड के रेशियो इक्वल आना चाहिए और साथ में गिवन एंगल इक्वल होना चाहिए, दो साइड के बीच का एंगल। तीसरा, हम लोग बोलते हैं साइड साइड साइड, यानी कि साइड के रेशियो हमेशा इक्वल आना चाहिए। चौथा या पांचवा टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो इन दोनों का एरिया, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा उसी कंडीशंस में जब इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो ये हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। ये बचपन से पढ़ते आए हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही है। और इसी में अलग अलग आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहेगा। 2-4 क्वेश्चन इसमें टफ होता है, जो सुनने में टफ लगता है, मगर जैसे ही आप उसके साथ में 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करके समझ लिए, पूरे के पूरे आरडी शर्मा में आप मान के चलिए ना कि 6 या 7 क्वेश्चन है ऐसा, पूरे के पूरे आरडी शर्मा में 6 या 7 क्वेश्चन ऐसा है जिसको बनाने में टफ लगेगा आपको, बाद बाकी इसमें जान है ही नहीं। अगर आप इसको कर लेंगे तो सोचिए देखिए कि आपका नंबर कितना अच्छा आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि मेरे छोटा सा जो कॉन्सेप्ट्स पे जो वीडियो था, ट्रायंगल्स के पूरे कॉन्सेप्ट पे जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वापस से इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप कहीं से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सो अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे ये पता लग सकता है कि मेरा वीडियो इस जगह पे चल रहा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू बहुत।